एक ऐसा पीएसयू स्टॉक जो कि आज की डेट में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। मैं नाम ले रहा हूं एमटीएनएल का। ऑफ कोर्स ये पॉपुलैरिटी गेन करने वाली बात है ही। हर कोई इस स्टॉक को यहां पर देखना चाहता है, समझना चाहता है कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम आएंगे। बट पॉपुलैरिटी इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर तुल चुकी है रिवाइवल के लिए। एंड जो गवर्नमेंट ने पहले बात कह रखी थी कि इंडिया के अंदर 3 टेलीकॉम कंपनियां रहनी चाहिए एंड उससे ज्यादा नहीं, एंड उस बात पर अगर हम देखें तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एमटीएनएल, बीएसएनएल, वोडाफोन, बहुत सारी चीजें हैं, या हो सकता है आगे चलकर एक मर्जर हो जाए। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एंड हम बात करेंगे 3 महीने के रिटर्न की। तो बीएसई पीएसयू इंडेक्स से कंपेयर करेंगे एमटीएनएल को, तो यहां पर इंडेक्स ने दिया रखा है -14.15% का नेगेटिव रिटर्न। वहीं स्टॉक ने डिलीवर किया है 3.42% का नेगेटिव रिटर्न। यानी 3 महीने का बिहेवियर इस स्टॉक का इंडेक्स के कंपैरिजन ज्यादा बेहतर रहा है, यानी कि बाकी जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उनके कंपैरिजन ज्यादा बेहतर। एंड ये न्यूज आपको मिल गई होगी, इससे यहां पर पॉपुलैरिटी और गेन करने में हेल्प मिलती है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने फ्राइडे के दिन यहां पर नेट प्रॉफिट डिलीवर किया है 262 करोड़ रुपए का। यानी कि आप देखिए तीसरी तिमाही यानी कि थर्ड क्वार्टर में यहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है वो 2007 के बाद यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है। ये सबसे बड़ी बात होती है, बहुत लंबा, यानी कि एक 17 साल के बाद यहां पर बीएसएनएल प्रॉफिट डिलीवर कर रहा है। एंड यही चीज यहां पर ना गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं बीएसएनएल और एमटीएनएल का रिवाइवल अगर कर देते हैं तो ये काफी बेनिफिशियरी होगा भारत के लिए। एंड यहां पर टेलको कंपनी एमटीएनएल भी पीछे नहीं है। टेलको मिनिस्टर ने काफी बड़ी बात कह दी है एंड उस बात से आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। टेलको मिनिस्टर का कहना है कि एमटीएनएल का डूबना यानी कि भारत सरकार का डूबना है, वो कतई नहीं होगा। तो इनकी बात, इतनी सी बात में ना पूरी बात समझ में आ जाती है कि गवर्नमेंट एमटीएनएल का कर्ज जो है वो चुका कर रहेगी, एमटीएनएल को डूबने नहीं देगी। एंड इसीलिए लैंड मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। एमटीएनएल के पास जितनी जमीनें हैं उनका बिकना स्टार्ट हो चुका है। बीएसएनएल की भी यहाँ पर जो है लैंड असेट्स का बिकना स्टार्ट हो चुका है। एंड उससे जो रकम हासिल होगी उससे इनका कर्ज चुकाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट यहाँ पर अप्रूव करती है 6000 करोड़ का एक पैकेज, रिलीफ पैकेज। तो ये पैकेज प्लस लैंड असेट का बिकना, ये बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो कर्ज है उसको चुकाने में काफी मदद करेगा एंड उसी से इनका रिवाइवल होगा। एंड बीएसएनएल के साथ फाइनल कर दी है कुछ महीने पहले ये डील की 4G यहां पर सर्विसेज का जो एक यूजर तक पहुंचाना है वो यहां पर करार किया गया है एमटीएनएल और बीएसएनएल की तरफ से। 10 साल का एग्रीमेंट है ये एमटीएनएल और बीएसएनएल का एंड काफी लंबा वक्त होता है। तो कुल मिलाकर एक बात समझ में आ गई है कि एमटीएनएल का रिवाइवल होगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या ये डीलिस्ट होगा? नहीं, एक पीएसयू स्टॉक है, पीएसयू कंपनी है, आसानी से डीलिस्ट नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीजें यहां पर देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही डीलिस्ट होगा। एंड उसके लिए अच्छा खासा गवर्नमेंट को प्राइस भी पे करना होगा शेयर होल्डर्स को, तभी जाकर यहां पर ना आपका एक यहां पर डीलिस्टिंग का प्लान हो सकता है, उससे पहले नहीं। बट कहीं ना कहीं आगे चलकर ये लग रहा है कि एमटीएनएल जो है वो बीएसएनएल का पार्ट बन जाएगा। एंड बीएसएनएल को जो देखने के लिए कहा है कि भैया एमटीएनएल को संभालिए, वो कहीं ना कहीं आगे भी चलता रहना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये समझ में आ चुका है अब ये बात की एक रिवाइवल यहां पर तय है। एंड ऑलमोस्ट हम कर्ज के ऊपर आएंगे, बट फिलहाल हम बात करेंगे 1999 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी एंड 2000 में इसने स्टॉक का जो भाव देखा वो 400 का प्राइस था। एंड उसके बाद कभी इस प्राइस को हमने दोबारा देखा ही नहीं। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अभी 100 रुपए का टॉप लगा था एंड वहां से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, ये होप जो आप मार्केट में बनते देखते हैं कभी कभार वो लॉसेस में भी आपको ले जाती है। खबरों पर चलना किसी स्टॉक का एक टाइम तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद गिरना तय। एंड मैं बहुत लंबे टाइम से कवर कर रहा हूँ एमटीएनएल। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है तो वो 40 या 45 के अराउंड ही सही रहेगा। एंड वो प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिला भी, वो 87, 82 के अराउंड था जब मैंने ये बात कही थी। बट फिर भी यहाँ पर आप एक बात तय करिएगा कि जो अभी का आपको करंट का भाव देखने को मिल रहा है 48 रुपए का, ये एक नया प्राइस है नई कंपनी का। आप ये मान के चलिएगा कि कर्ज अगर यहां पर चुक जाता है, अगर क्या कर्ज चुक ही जाएगा जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर कह रहे, कर्ज चुकने के बाद ये एक नई कंपनी के रूप में देखी जाएगी। एंड शायद आपको अब एक नई कंपनी के रूप में देखना भी चाहिए जिसका मार्केट कैप 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास का है। कंपनी का 2-2.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा ज्यादा नहीं होता है,
लेकिन हाँ कम भी नहीं होता है, बट जिस तरीके असेट्स हैं एंड जिस तरीके का होप है, वो कहीं ना कहीं 2000 करोड़ का मार्केट कैप एक सस्टेनेबल मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है। यानी कि 48 पे जो आपको प्राइस देखने को मिल रहा है वो एक नई कंपनी का भाव है। एंड अगर आप यहाँ पर रिस्क लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा जोखिम नहीं है। अब जो कर्ज है एमटीएनएल के ऊपर वो 31,113 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर आप बात करें असेट्स की इनके पास कितने हैं जिसकी बिकवाली होनी है, तो ऑलमोस्ट बताया जाता है 16,000 करोड़ रुपए के लैंड असेट्स एमटीएनएल के पास है। कुछ रिपोर्ट तो 30,000 करोड़ का कह रही हैं, बट सही मायने में ये इतना देखने को नहीं मिल रहा है। 10,000-11,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पे जो है ना सही मायने में एक इनके असेट्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट कहीं ना कहीं आगे चलकर एक समझ में आता है कि 31,000 करोड़ का जो कर्ज है उसको चुकाने में कैबिनेट को भी कहीं ना कहीं एक जो रिलीफ पैकेज है वो भी कहीं ना कहीं देना पड़ सकता है इस कर्ज को चुकाने में। तो अब एक नई कंपनी के रूप में देखिए, शुरुआत एक नई है यहाँ पर एमटीएनएल की। अब सेल्स का नंबर बात करेंगे तो आज की डेट में है ही क्या, कुछ नहीं है। 799 करोड़ का सेल्स है। क्या भी 2017-2016 की बात करें तो 3,500 करोड़ का सेल्स का फिगर आता था पूरा एनुअल का। ये एनुअल नंबर से आपके सामने, क्वार्टरली नहीं है। ये हाल हो चुका है। तो यहाँ से आप समझिए एक नई कंपनी की शुरुआत, ये आपको समझ लेना चाहिए। कर्ज के ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड वैल्यूएशन के लिए भी एक्चुअल में कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 2,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन एक ठीक ठाक वैल्यूएशन माना जा सकता है अगर रिस्क लेना है, क्योंकि मार्केट में स्टॉक लिस्ट है एंड स्टॉक के अंदर कौन कितना क्या करता है वो सरकार को लेना देना नहीं है, वो किसी को लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडर्स का यहाँ पर जो है ना एक पार्ट रहता है। अब वो ट्रेडर नीचे ले जाएगा ऊपर ले जाएगा तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। बट यहाँ से अचानक से आप यहाँ पर सोच लें कि 1,000 रुपये चला जाएगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर तैयार है, तो ये आपका जल्दबाजी में सोचना होगा। ऐसे में ये गलती आपकी हो। मार्केट में अगर वैल्यूएशन जमानी है तो नेट प्रॉफिट चाहिए एंड नेट प्रॉफिट के हिसाब से अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। -3,268 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। सालाना इतना लॉस है, यानी कि जितना कि आपका सेल्स का नंबर नहीं है उससे 4 गुना बड़ा आपका लॉस है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। कर्ज की रकम वो आपके ऊपर भारी है। तो जैसे ये चुक जाएगा एक नई कंपनी की तरीके से आप जो है एमटीएनएल को देखेंगे, बैलेंस शीट बिल्कुल साफ होगी एंड इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। एंड जैसे ये बीएसएनएल वर्सेस अदर टेलिको का यहाँ पर न्यूज़ आती है तो लोगों के अंदर एक बात आती है कि कहीं ना कहीं अब एमटीएनएल का भी टाइम आ चुका है। एंड वही में अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे कितने, बहुत गिने चुने, 2 लाख से भी कम। सिर्फ 2 क्वार्टर में आप देखेंगे 4,66,000, 4,41,000 ये आपके सामने शेयर होल्डर पहुंच चुके हैं। हालांकि एफआईआईज अपनी ऑलमोस्ट होल्डिंग बेच चुके हैं, बट फिर भी हमें एफआईआई से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स अ रिवाइवल। हम रिवाइवल पर फोकस कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर सोचना होगा, आपका समझना होगा कि क्या आपको ये स्टॉक रिवाइवल बेसिस पर खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप एक नई कंपनी का भाव खरीद रहे हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एंड वो कितना बढ़ेगी, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम भी यहाँ पर देना है। डजेंट मैटर की एफआईआईज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, डजेंट मैटर की आपका डीआईएस आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको टाइम चुकाना पड़ेगा। अब उसमें पैसा बनेगा आपका या नहीं बनेगा पता नहीं, बट अगर रिवाइवल हो गया एंड कहीं ना कहीं ये चलने लगे तो वो वैल्यू करेगा मार्केट फिर, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा वो पता नहीं। पर मैं पर्सनली बताऊं लास्ट कि क्या इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला नहीं। जिस तरीके से बीएसएनएल ने, कितना ही टाइम लगा बीएसएनएल को प्रॉफिटेबिलिटी में आने में, यही सारी चीजें तो होती हैं। समय नहीं लगेगा जरा सा भी एमटीएनएल को भी प्रॉफिटेबिलिटी में आने में। कर्ज चुकना है, हमने सुजलॉन देखा, सुजलॉन के ऊपर इतना भारी कर्ज था, वो तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं था उनके ऊपर। एंड उन्होंने प्राइवेट कंपनी होने के नाते जो कुछ भी किया वो बेहतरीन किया। राइट इशू लाए, पैसा जुटाया एंड पूरा का पूरा कर्ज आज की डेट में डेट फ्री कंपनी खड़ी है आपके सामने। तो वो देखिए कहाँ 8 रुपये, कहाँ एनसीएलटी में पड़ा हुआ ये कंपनी आज की डेट में सुपर बन चुके हैं। स्टॉक 10 टाइम हो चुका है। तो कोई लंबा वक्त नहीं लगता, कर्ज चुकाना है तो 1 साल के भीतर सब कुछ हो जाता है। एंड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तेज काम करेगी, स्पीडी वर्क करेगी इसके ऊपर। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर एक नई कंपनी है, टाइम देना पड़ेगा, रिटर्न आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं है। बट आपके सामने 47 का भाव है और 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड आप सोच लीजिए कि आपको रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि आप हताश भी हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा होप है
कि भाई मेरे को ना 10 टाइम या 20 टाइम एकदम से रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपके अंदर ये होप बन चुकी है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है इसको खरीदने का, क्योंकि ये होप आपकी बेकार होने वाली है। नियर टाइम में एकदम से आपको जो है 10 टाइम 20 टाइम रिटर्न नहीं मिलने वाला है, ये तो आप मान के चल दीजिए। हो सकता है कि आपके खरीदने के बाद ये लॉसेस भी आपको दे, ठीक है ना। तो यही एक समझ में आ रहा है, यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, समय देना पड़ता है। एंड अभी जो हाल फिलहाल में जो एक अच्छा एक बेस देखने को मिल रहा है वो 40 रुपये का देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर। एंड अगर ये 40 के नीचे आता है तो थोड़ा सा और करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये 30 तक का करेक्शन हमें देखने को मिले, ये पॉसिबिलिटी बनती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।